नमस्कार। कैसे हैं आप? आज फिजिक्स की दूसरी क्लास फिर आप लोगों के साथ में। आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था कि विद्युत में जो आवेश है वो क्या है, आवेश की विशेषताएं क्या हैं, आवेश की प्रकृति कैसी है, चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी, इन सब के बारे में हम कल की क्लास में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे उसी के अगली कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसे कहते हैं कूलाम का नियम। तो उस टॉपिक को आज हम पढ़ने के देखते हैं। कूलाम कूलाम का नियम की कुछ विशेषताएं खास करके ये है कि जो कूलाम का नियम है वो किस पर लागू होता है, यह हम पहले सबसे शुरुआत करते हैं। जो कूलाम है वो स्थिर विद्युत आवेश पर लागू होता है। सबसे पहली बात याद रखने वाली ये है कि जो कूलाम का नियम है वो दो स्थिर बिंदु आवेश का आशय है कि एक ऐसे बिंदु जहां पर हम आवेश की कल्पना कर सकते हैं। अब कूलाम ने इस नियम पर क्या चर्चा की, क्या डिस्कस किया, इस पर हम चर्चा करते हैं। कूलाम ने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों संभव है। ध्यान रखना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम। अब इसको हम समझते कैसे हैं, ये समझिए। माना कि दो आवेश हैं, एक यहां पर रखा है, यहाँ पे दो बिंदु आवेश है। इसका परिमाण है Q1 और इसका परिमाण है Q2। कल हमने चर्चा की थी आवेश को Q से शो ऑफ करते, Q1 Q2, और इनकी जो बीच की दूरी है ये, इसको हमने सपोज मान लिया R, स्मॉल r, रेंज। अब कूलाम कहता है कि जो इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल, इसको वैद्युत बल कहेंगे, एफ ई लिख सकते हैं चाहे तो, इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल क्या है, इन दोनों आवेशों के परिमाण यानी Q1 और Q2 के गुणनफल, यानी बीच में डॉट लगा दिए, गुणनफल का संकेत, के अनुक्रमानुपाती, समझिएगा, तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये कूलाम का नियम है। अब हमको समझना क्या है कि ये कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण होगा। ये बल की प्रकृति निर्भर करती है आवेशों की प्रकृति पर। अगर ये Q1 प्लस का है, ये माइनस का है, तो इनके बल में जाहिर सी बात है कि इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण बल होगा। और अगर ये दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण होगा। और जो बल की दिशा होगी वो इन आवेशों के बीच की दूरी की दिशा के अनुदिश होती है। तो ये हुआ कूलाम के नियम का संक्षिप्त रूप। अभी समझने के लिए हम इसके आगे देखते हैं। अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें तो एफ ई अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R²। अगर ये इसको आपको याद रखना चाहिए, जब ये भी ये नियतांक ये जब हटता है अनुक्रमानुपाती चिन्ह तो क्या लगाते हैं, एक नियतांक आता है, तो ये बनेगा एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R²।
यहाँ से हम एक छोटा रूप दे सकते हैं कूलाम के नियम का। अब ये के क्या है, आपने ध्यान दें, ये जो के आया है ये क्या है? इस के को नियतांक कहते हैं। और ये नियतांक किस चीज़ का होता है? ये नियतांक इस के मध्य, इसका जब प्रयोगों से जब निकाला गया तो इस के का मान प्राप्त हुआ के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 ये याद रखेंगे, एक नया शब्द आपको मिला होगा, एप्सिलॉन 0, ये 0 लगा हुआ है। अब ये है क्या? इस बल का क्या नाम है? अब इसको पढ़ने के लिए पूरा सूत्र क्या बन गया? एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये है कंप्लीट फार्मूला जो कूलाम के नियम से हमें प्राप्त हुआ। क्योंकि एफ है, एफ मतलब बल है, बल किसी भी प्रकार का हो उसका मात्रक न्यूटन ही होता है, आपको पता होगा, एन फॉर न्यूटन। अब इसमें समझना क्या है, ये जो एप्सिलॉन 0 है, जहां ये एप्सिलॉन 0 क्या है? 0 मतलब होता है निर्वात। 0 का हम संकेत समझते हैं निर्वात से, अर्थात इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में किसी भी प्रकार का जब माध्यम नहीं होगा, यानी कुछ भी माध्यम नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे? निर्वात। और उस निर्वात में जो विद्युतशीलता होगी, जो विद्युत आवेश की जो गतिशीलता है या विद्युतशीलता ही नाम दे सकते हैं, उसको कहते हैं एप्सिलॉन 0। इसलिए इसको लिख देंगे, ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। अगर इसके बीच में निर्वात नहीं है, कोई माध्यम रख दिया गया, तो माध्यम भी जब रखा जाएगा तो माध्यम का फिर अलग होगा। माध्यम क्या होगा? मान लीजिए कोई भी एक माध्यम है, कुछ भी, तो वहां पर फिर एक के लग जाता है, जैसे उसका सूत्र क्या बनता है? अब इसकी जो वैल्यू क्या होगी, इसकी बात कर ले पहले हम। जो इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो मात्रक एफ यानी न्यूटन, ये आर आएगा तो इधर मीटर स्क्वायर प्रति। क्यू का मात्रक उस दिन हम बताना भूल गए थे, क्यू का मात्रक है कूलाम। जो आवेश का मात्रक है वो, अगर हम एमकेएस प्रणाली या एसआई प्रणाली की बात करें तो उस पर होगा कूलाम, और सीजीएस में ईएसयू होता है, इलेक्ट्रोस्टेट ऑफ यूनिट चार्ज। तो ये कूलाम स्क्वायर, ये इसकी मात्रक होगा इसका। तो आपने जाना इस कूलाम के नियम में जो एप्सिलॉन 0 है वो कहलाता है निर्वात की विद्युतशीलता, और उसका जो मान है वो भी आपको बता दें। एग्जैक्ट मान जो होता है एप्सिलॉन 0 का, जो प्रयोगों से प्राप्त हुआ, वो है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसका मात्रा अगर निकालने की बात की जाए तो आप समझ सकते हो, वही कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमने बहुत ही आसानी से सीखा कूलाम का नियम। किन्हीं दो स्थिर वैद्युत आवेशों या बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम बात करते हैं इस बल की दिशा के बारे में। ये मान दो बिंदु आवेश है, इसका परिमाण मान लीजिए Q1 है, इसका परिमाण Q2 है, और इनकी बीच की जो दूरी है वो हमने बताया कितनी थी, R। कूलाम का नियम कहता है कि F
इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो हमारा कूलाम का नियम, लेकिन इस बल की दिशा क्या होगी हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि ये दोनों बल, सपोज ये दोनों ही पॉजिटिव है, ये Q1 भी पॉजिटिव है, धनात्मक आवेश है, इसका भी धनात्मक आवेश है। अब जरा सोचिए जो बल इनके बीच कार्य करेगा, इसके और इसके बीच में Q1 है, ये धनावेश का है, ये भी धनावेश है, इसके कारण जो बल कार्य करेगा किधर, किसकी दिशा होगी, इधर होगी, और जो इसके कारण जो बल कार्य करेगा उसकी दिशा इधर होगी। इसको हम संकेत तौर पे देख सकते हैं कि ये है F1 2, यानी 1 पर 2 के कारण आवेश, इसकी मात्रा क्या लिखेंगे 1 2, और इसको क्या लिखेंगे कि 2 पर 1 की, यानी कि F21। हमको ये समझना है इन दोनों में अंतर क्या है। जो F12 का मतलब है कि आवेश 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल 1 2, इसका मतलब है आवेश 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल आवेश 2 1। अब जब इसकी हम बात करेंगे, अगर हम दोनों F12 की बात करें, ऐसे हल करें F12, तो आप क्या लिखोगे, सेम चीज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर, और यहाँ क्या लिखोगे 1 2 का स्क्वायर, ऐसे ये दूरी। जब आप इसकी बात करोगे F21, तो ये भी वैसे बदल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर। अब क्योंकि ये वेक्टर राशि है, बल भी वेक्टर राशि है, तो चाहे तो हम बल को इस रूप में भी दिखा सकते हैं वेक्टर लगाते हुए। तो वेक्टर लगाएंगे तो इसका मान बदल जाएगा, इसमें R1 का ये कैप भी लग जाएगा, साथ में इसमें भी R21 का कैप ये लग जाएगा। लेकिन जब बल की दिशा की बात होगी, दोनों बल तो परिमाण में बराबर है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। तो समझ जाइएगा कि जब परिमाण में बराबर और विपरीत है तो उनकी प्रकृति कैसी होगी। इस आधार पे हम ये भी शांत में समझ सकते हैं कि F12 जो होगा वो क्या होगा F21। अब ये किस आधार पे लिखा गया है, वेक्टर आधार पे लिखा गया। परिमाण में बराबर है लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है, इसकी वो दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। तो ये सिर्फ बल की परिमाण की समझने की बात है। और इसी को अगर हम कई तरीके से समझें, एक आपके चैप्टर में टॉपिक है कि बहुल आवेशों के बीच बल, यानी बहुत ज़्यादा अगर आवेश है तो उनके बीच कैसे बल कार्य करता है। अब हम ये पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच बल। इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। और उसमें है क्या कि अगर किसी निकाय पर, सपोज ये एक निकाय है इस पर आवेश Q1 है, एक निकाय है जिस पर आवेश Q1 है और इस पर कई सारे बल लगे हुए हैं। यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, यहाँ Q4, यहाँ बहुत सारे, कुछ भी डाल, Qn डाल दीजिए डाट डाट करके। इसकी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी R12। इसकी जो दूरी होगी R13, इसकी जो दूरी होगी R14, इसकी जो दूरी होगी वो R1n। ऐसे दूरियां हो जाएंगी, समझिएगा। इसके कारण इस पर लगने वाला बल इधर काम करेगा, इसकी दिशा क्या होगी F12। इसके कारण बल इधर कार्य करेगा F13। इसके कारण बल इधर कार्य करेगा F14। इसके कारण बल इधर कार्य करेगा F1n। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे
तो हमारा ये सिद्धांत कहता है बहुल आवेशों के बीच बल कैसे कार्य करेगा, हमें ये समझना है कि अगर कोई निकाय है, एक निकाय है, तो और इस पर कई आवेश इसके आसपास रखे हुए हैं, तो इस निकाय पर जो आवेश होगा वो कैसे होगा, इस पर जो बल कार्य करेगा वो कैसे कार्य करेगा। तो हमको ये समझना है यदि किसी निकाय पर बहुत सारे आवेश कार्य कर रहे हों तो इस निकाय पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बल के योग के बराबर होता है। यही समझना है हमको कि किसी भी निकाय पर यदि अनेक आवेश हों तो उस पे किसी एक आवेश पर, इस पे कहीं से भी ले सकते हो, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उस निकाय पर लगने वाले अन्य आवेशों के अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है और इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब आप समझ चुके हैं यदि आवेश ये है तो इनका जो नियम बल क्या बनेगा, यहाँ लिख दो अध्यारोपण, क्योंकि कौन सिद्धांत है, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या तैयार होगा, जो लगने वाला कुल बल होगा F, या इस पर बात हो रही है F12, या किसी भी तरीके से ले सकते हो, F1N, F1N2, T2, किसी भी तरीके से ले सकते हो। F1 है जो ये क्या होगा, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस कुछ भी ले लो F1N। अगर F की हम बात करते तो अलग अलग बल भी क्या होगा आप जानते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। और यहाँ से भी देखते हो तो यहाँ क्या होगा R12 कैप, फिर प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 के कारण R13 का स्क्वायर, R13 कैप, ऐसे ही प्लस 1/4πε0 n पदों के लिए ले लीजिए, Q1 Qn 1n का स्क्वायर, R1n का कैप। ऐसे हम लिखते चले जाएं अगर तो क्या तैयार होगा, इन सब से कॉमन चीज क्या है, 1/4πε0 कॉमन कर लीजिए तो बचा क्या, 1/4πε0 और यही Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, R12 कैप प्लस Q1 Q2 बाई R13 का स्क्वायर, R13 कैप प्लस डॉट 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 Q1 Qn n के कारण बल R1n का स्क्वायर प्लस R1n का कैप। और इसका संक्षिप्त रूप आप जानते हैं, सिग्मा लगा के आराम से लिख सकते हैं आप। अगर ये 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 1 डॉट डॉट 1 n है तो इसको हम संक्षिप्त में लिख सकते हैं लगने वाला कुल बल 1/4πε0। इस चिन्ह को जानते होंगे आप, ये चिन्ह सिग्मा का होता है, संपूर्ण योग का होता है, और इस पर यहाँ I बराबर 2 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, और ये Q1 Qn बाई R1n और यहाँ पे R1n कैप, ये 1 न करके I कर लें, 2 कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, I लिख दीजिए, I मतलब कोई भी सिंबल हो सकता है। और ये हो गया कंप्लीट अध्यारोपण सिद्धांत का सूत्र।
हमको समझना क्या था, अभी हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा कूलाम का नियम। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन बिंदु आवेशों पर स्थित परिमाण के गुणनफल के अनुकमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, हमने सीखा कि उस बल की जो दिशा होगी उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा के अनुदिश होगी दूरी के। फिर हमने सीखा अगर किसी एक बिंदु आवेश पर बहुत सारे आवेश कार्य कर रहे हैं तो उस पर कैसे बल कार्य करता है। तो उस पर लगने वाला जो बल है वो सभी बिंदु आवेशों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के योग के बराबर होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।